गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज नीमका थाना में आपका स्वागत है। मैं एल.आर. मीणा बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्यापन करा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 23 मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र क्लास 12वीं का है ये। तो देखिए, मैंने मानव के श्वसन तंत्र में पिछले वीडियो पढ़ाया था श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार, श्वसन तंत्र और श्वसन की क्रियाविधि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन की क्रियाविधि को हम दो चरणों में बांटते हैं। एक को निःश्वसन कहते हैं, दूसरी क्रिया को हम उच्चवसन कहते हैं। उच्चवसन, इसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं और दूसरी जो क्रिया है एक्सपायरेशन क्या बोलते हैं इसको। तो देखिए, निःश्वसन को हम यहां पर आपके सामने परिभाषा में क्या बताएंगे, ऑक्सीजन गैस का शरीर से बाहर निकलना। यहां पर आपके सामने है कि जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस शरीर में प्रवेश करती है तो उसे हम निःश्वसन कहते हैं, और CO2 जो गैस होती है वो शरीर से बाहर निकलती है तो उसे उच्चवसन कहते हैं। इसको हमने इलेशन भी बोलते हैं इसको, और इसको हमने बोला था एक्सहेलेशन। यानी इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा और इसमें हमें ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस क्रिया में तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे निःश्वसन कहते हैं, और उच्चवसन क्रिया में CO2 गैस को बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसे उच्चवसन कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि इसकी जो क्रिया होती है वो सक्रिय होती है, क्योंकि इसमें डायफ्राम या तनुपट होता है, उसमें संकुचन होता है, जिससे कारण वो चपटा हो जाता है। चपटा होने से उरोस्थी और मांसपेशियां होती है वो नीचे की तरफ गतिशील होती है, दबाव पड़ता है उस पर, जिसके कारण इससे वक्ष का आयतन बढ़ जाता है, और जो वायु दाब है उसमें अंतर होने के कारण ऑक्सीजन गैस शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके विपरीत हमने पढ़ा था उच्चवसन, जिसमें CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। ये एक निष्क्रिय अवस्था होती है, इसमें तनुपट या डायफ्राम में शिथिलन होता है। क्या होता है, शिथिलन। शिथिलन होने के कारण मांसपेशियां और उरोस्थी या स्टेनम होता है वो ऊपर की तरफ उठते हैं और वक्ष का आयतन कम हो जाता है। वायु दाब में अंतर होने के कारण CO2 गैस शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस क्रिया को हम उच्चवसन कहते हैं। इस क्रिया में जब हम व्यायाम या एक्सरसाइज हो या हम दौड़ते हैं उस समय क्या हम अवस्था लेते हैं तो उस समय उच्चवसन क्रिया सक्रिय हो जाती है। तो हमने श्वसन की क्रियाविधि पढ़ी थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वसन संबंधित आयतन और श्वसन संबंधित क्षमताएं और श्वसन से संबंधित रोग व अन्य टॉपिक। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले है श्वसन संबंधित आयतन। श्वसन संबंधित आयतन, तो देखिए इसमें जो पहला आयतन है उसका नाम है ज्वारीय आयतन। क्या नाम है, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन को हम बोलते हैं टिडल वॉल्यूम, टीवी। क्या बोलेंगे इसको, टीवी। तो देखिए इसमें यानी वह क्रिया जिसमें निःश्वसित के द्वारा ली गई ऑक्सीजन और उच्चवसन के द्वारा निकाली गई CO2 के आयतन को हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। इसे संक्षेप में हम टीवी के द्वारा दर्शाते हैं। इसके द्वारा दर्शाते हैं हम इसे टीवी के द्वारा दर्शाते हैं।
इसका ज्वारीय आयतन का जो मान होता है वो 500 मिली होता है। कितना होता है? 500 मिली होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा निष्कासित CO2 और ग्रहण O2 की कितनी मात्रा हो सकती है, यानी कितनी मात्रा उत्सर्जित कर सकता है, कितनी ग्रहण कर सकता है, तो आपके सामने ये मात्रा होती है 6000 से 8000 ml। कितनी होती है? 6000 से 8000 ml होती है। तो हमने क्या बताया इसमें पहले टॉपिक में कि निःश्वसित के दौरान ग्रहण की गई O2 की मात्रा उच्छ्वसित क्रिया के द्वारा निष्कासित CO2 के आयतन को हम ज्वारीय आयतन कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू या मान होता है वो 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा उच्छ्वसित और निष्कासित कितनी वायु की जा सकती है, तो उसका मान है 6000 से 8000 ml। ठीक है। दूसरा जो अपना बिंदु है वो है निःश्वसित आरक्षित आयतन। इनसे प्ररेशन रिजर्व वॉल्यूम, तो इसको हम क्या दर्शाएंगे? IRV। तो इसको हम बोलेंगे IRV। क्या बोलेंगे इसे? IRV। तो इसमें देखो पहले बिंदु क्या लिया गया है? निःश्वसित। तो यहां पर हो जाएगा कि वायु की वह मात्रा जो एक बार निःश्वसित करने के बाद या निःश्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण की जाती है उसे हम निःश्वसित आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका जो मान होता है आपके सामने वो होता है स्वस्थ मनुष्य का RIV, निःश्वसित आरक्षित आयतन का मान होता है 2300 ml। कितना होता है? 2300 ml। तो देखिए टीवी का मान कितना था? 500 ml। IR का मान कितना था? IR का यानी टीवी का मान आपके सामने कितना था? 500 ml। और IRD का मान कितना था आपके सामने? इसमें था 2300 ml। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। उच्छ्वसित आरक्षित आयतन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? X प्रेरेशन रिजर्व वॉल्यूम बराबर ERV। क्या बोलेंगे इसको हम? ERV। तो यहां पर हो गया वायु की वह मात्रा जो एक बार उच्छ्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकल जाती है उसे हम उच्छ्वसित आरक्षित आयतन या ERV कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ERV। इसकी मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा कितनी बाहर निकाली जा सकती है? तो इसकी मात्रा होती है आपके सामने 1000 से 1100 ml। कितनी मात्रा होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा कितनी CO2 बाहर निकाली जा सकती है? तो यहाँ पर है 1000 से 1100 ml। कितनी होती है? 1000 से 1100 ml होती है। तो इसको याद रखिए आप 1100 ml। ठीक है। इसके बाद में जो आपके सामने है ये 3 प्रकार के जो आपके सामने संबंधित आयतन क्षमताएं हैं वो आपको मालूम हो गया है कि पहले है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन का जो मान है टीवी का 500 ml है। एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा निःश्वसित और उच्छ्वसित कितनी वायु की जा सकती है? तो 6000 से 8000 ml की जा सकती है। दूसरा निःश्वसित आरक्षित आयतन है जिसको IRV बोलते हैं, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका मान जो आपको
1000 से 1100 ml। ठीक है, इसके बाद में है अवशिष्ट आयतन। इसके बाद में क्या आएगा? अवशिष्ट आयतन। तो देखिए, चौथा है अवशिष्ट आयतन। रेजिड्यूल वैल्यू, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं RV। चौथा जो अपने आयतन है उसका नाम है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन में क्या होगा कि जो अवशिष्ट आयतन है यानी एक बार उच्चवसित क्रिया करने के बाद जितनी वायु की मात्रा फेफड़ों में रह जाती है उसे हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का अवशिष्ट आयतन या RV का मान जो होता है वो होता है 1100 से 1200 ml। कितना होता है? 1100 से 1200 ml होता है अवशिष्ट आयतन। ठीक है, इसके बाद में आता है श्वसन से संबंधित कुछ क्षमताएं। अभी हमने पढ़ा था कि श्वसन से संबंधित आयतन, तो आपको याद होना चाहिए कि टीवी का मान कितना था? 500 ml। IRV का मान कितना है? 2300 ml। ERV का मान कितना है? 1000 से 1100 ml। और RV का मान कितना है? 1100 से 1200 ml है। इसके बाद में श्वसन से संबंधित क्षमताएं हैं, ये भी अनेक हैं। जैसे पहले आपके सामने है निःश्वसित क्षमताएं। इंस्पायरेशन कैपेसिटी, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम? IC। यानी यहां पर क्या है IC? तो हम बताएंगे कि आपके सामने जो IC है, IC में हम एक तो टीवी का मान लेते हैं। किसका मान लेते हैं? टीवी का। तो यहां पर परिभाषा क्या हो जाएगी कि निःश्वसन करने के बाद में यानी वायु की वह मात्रा जो निःश्वसन करने के बाद में शेष रह जाती है उसे हम निःश्वसित क्षमताएं कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निःश्वसित क्षमताएं कहते हैं। इसका जो मान होता है आपके सामने वो होता है, एक तो आपके सामने टीवी है तो टीवी का मान कितना है? 500 है। इसके बाद में IRV का मान है 2300 ml है। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा आपके सामने 2800 ml के लगभग इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो टाइप है आपके सामने उसका नाम है उच्च वसित क्षमताएं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? EC बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? EC एक्सप्रेशन कैपेसिटी। तो यहां पर हो जाएगा EC। इसमें हो जाएगा कि वायु की वह मात्रा जो उच्चवसित करने के बाद में शेष रह जाती है उसे हम उच्चवसित क्षमताएं कहते हैं। इसका जो मान आपके सामने आएगा टीवी प्लस यहां पर है ERV, दोनों को जोड़ेंगे। टीवी का मान 500 है, ERV का मान 1100 है, तो इसका मान लगभग 1600 ml के लगभग आ जाएगा उच्चवसित क्षमता का मान। इसके बाद में जो अगली क्षमता है जे क्षमता, तीसरा कौन सा है? जे क्षमता है। जे क्षमता विटल कैपेसिटी। वायु की वह मात्रा जो आपके सामने उच्चवसित और निष्कासित करने के बाद में शेष रह जाती है उस मात्रा को हम जे क्षमता या विटल कैपेसिटी कहते हैं। इसका जो मान होता है वो मान होता है लगभग 4600 ml। कितना मान होता है इसका? लगभग 4600
4600 ml होता है। इसके बाद में जो चौथा बिंदु आता है वो आता है कुल फेफड़ों की क्षमता, कुल फेफड़ों की क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो यहां पर इसको बोलेंगे TLC, TLC, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहां पर होता है कि स्वस्थ मनुष्य के द्वारा कितनी O2 को संग्रहित कर सकते हैं, या जो मान लीजिए फेफड़ों की वह क्षमता यानी ऑक्सीजन की कितनी मात्रा को हम इकट्ठी कर सकते हैं, यानी स्वस्थ मनुष्य के द्वारा फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है उसे हम कुल फेफड़ों की क्षमता या टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की TLC का मान लगभग 5800 ml हो सकता है। कितना मान हो सकता है? 5800 ml। तो मैंने देखिए आपके सामने सबसे संबंधित आयतन बताया था। पहला था टीबी ज्वारीय आयतन जिसका मान 500 ml है। दूसरा मैंने बताया है निःशोषित आरएक्स का आयतन जिसका मान 2300 ml है। उसके बाद मैंने आपको बताया है उच्च वसित आयतन या एक्सप्रेशन रिजर्व वैल्यू का मान होता है 1000 से 1100 ml होता है। और लास्ट मैंने आपको बताया था अवशिष्ट आयतन जिसका मान 1100 से 1200 ml होता है। इसके बाद में श्वसन संबंधी क्षमताएं बताई थी। श्वसन से संबंधित क्षमताएं नहीं होती है, उनमें से आपको मैंने सबसे पहले बताई है कि निःशोषित क्षमता IC। तो IC का जो मान है आपको मैंने बताया था लगभग 2300 से 2800 ml होता है। इसके बाद में इसको हम 3000 भी लगभग मान सकते हैं। इसके बाद में अगला जो आपके सामने था उच्चवसित क्षमताएं थी। उच्चवसित क्षमताओं का जो मान मैंने आपको बताया था TB बराबर ERV यानी 500 ml है और 1100 है। तो इसका मतलब है ये जो आपके सामने इसी का मान है वो लगभग 1600 मिली होता है। फिर इसके बाद है जय क्षमता वेटिंग कैपेसिटी, इसका मान जो होता है आपके सामने वो 4600 ml होता है। कुल फेफड़ों की क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो लगभग होती है 5800 ml, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे श्वसन से संबंधित रोग। क्या पढ़ेंगे? श्वसन से संबंधित रोग, ठीक है। तो देखिए श्वसन से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, सब इन रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, वो इसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो अपना है वो है श्वसन से संबंधित रोग। श्वसन से संबंधित बीमारी या रोग। श्वसन से संबंधित अनेक बीमारियां हैं या रोग हैं, उनमें से कुछ मुख्य रोगों का ही अध्ययन करेंगे। पहला है दमा, दमा। दूसरा बोलते हैं अस्थमा। क्या बोलते हैं इसको? अस्थमा। ये दमा जो अस्थमा होता है ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। धूल के कण, परागकण, बीजाणु आदि के अगर संपर्क में रहते हैं या वायु दूषित होती है तो मनुष्य में दमा या अस्थमा रोग हो जाता है। ये दमा अस्थमा रोग होता है, इसमें जब श्वसन क्रिया करते हैं तो सीटी बजने की आवाज आती है, तो उस रोग को हम दमा या अस्थमा कहते हैं। दमा या अस्थमा को हम कैसे रोक सकते हैं? यहाँ पर एलर्जी जो कारक हैं उनसे दूर रहना चाहिए, या हम ब्रोंको डायलेटर, दूसरा है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग करके हम दमा से बच सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरी बीमारी आती है आपके सामने उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस। इसको हम बोलते हैं श्वसनी शोथ। क्या बोलते हैं इसको? श्वसनी शोथ। इसमें क्या होता है कि वायु प्रदूषण के ये रोग भी वायु प्रदूषण के कारण होता है। इसमें जैसे मान लीजिए आपके सामने हम कई बार जैसे मान लीजिए धूम्रपान सेवन करते हैं, धूम्रपान सेवन करते हैं तो उसमें से प्रमुख जैसे बीड़ी सिगरेट है, तो उसका जो धुआं होता है वो श्वसनी के अंदर जमा हो जाता है, जिसके कारण जो आपके सामने श्वसनिका है
उसके अंदर या श्वास नली के अंदर, श्वसन के अंदर सोजन उत्पन्न हो जाती है। सोजन उत्पन्न होने की क्रिया को हम श्वसनी शोथ कहते हैं या ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें श्वसन लेने में रोगी को तकलीफ होती है। इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं? या तो धूम्रपान छोड़ दें या फिर हमें ब्रोंकोडायलेटर या एंटीबायोटिक उपकरण औषधियां जो होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए। पहला रोग कौन सा था? दमा अस्थमा। दूसरा कौन सा है? श्वसनी शोथ। इसके बाद में तीसरा जो रोग आता है वह है वात स्फीति। तीसरा रोग कौन सा है? वात स्फीति, एम्फीसेमा या एम्फाइसेमा, ये तीसरा रोग है, श्वसन के द्वारा हो रहा है। इसका मुख्य कारण भी धूम्रपान सेवन करना है। धूम्रपान सेवन करना है। पहले का कारण है वायु प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण या धूम्रपान सेवन करना, इसमें भी है धूम्रपान सेवन करना। जब हम धूम्रपान सेवन करते हैं तो धूम्रपान सेवन करने से जो हमारी श्वसनी है उसकी जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वहां पर अधिक मात्रा में वायु भर जाती है। वायु भरने के कारण उसके अंदर सोजन उत्पन्न हो जाती है। सोजन उत्पन्न होने से जो वायु होती है श्वसन होती है, श्वसन या सांस लेने में हमें तकलीफ होती है, तो उस बीमारी को हम वात स्फीति या एम्फाइसीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वात स्फीति या एम्फाइसीमा कहते हैं। इसके बाद में इस रोग को हम कैसे बचा सकते हैं या कैसे बच सकते हैं? तो पहला है धूम्रपान सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें आपके कॉमन रहेगा सब में प्रतिजैव औषधियों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में जो अपना चौथा रोग है वह है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। तो देखिए फेफड़ों का जो कैंसर होता है उसका भी मुख्य कारण क्या है? धूम्रपान। क्या है? धूम्रपान सेवन करना, जिसमें सिगरेट प्रमुख होती है। जैसे आदमी उच्च पद धारण कर लेता है तो ऐसी विकृतियां उसमें उत्पन्न हो जाती हैं और वो छोटी चीजों को अपना कर बड़ी चीजों को अपनाने लग जाता है। सिगरेट सेवन करने लग जाता है। एक दिन में कम से कम 5 या 10 सिगरेट पीने लग जाता है। तो इसका जो धुआं होता है वो श्वसनी के अंदर जाकर जमा हो जाता है और उसके साथ में फेफड़ों के अंदर जाकर इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़े जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर फेफड़ों का कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो इसका कारण सीधा है, हमें धूम्रपान से बचना चाहिए और अनेक प्रतिजैव औषधियों का उपयोग करना चाहिए। इन सभी में जो आपने पढ़ा है कि ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये देखिए आपके सामने ये 5वां रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोनिया। क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया। तो ये जो न्यूमोनिया रोग होता है आपके सामने, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी बोल सकते हैं, इसको हम डिप्लोकोकस भी बोल सकते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा न्यूमोनिया रोग होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इतने जितने भी रोग पढ़े हैं उनमें से ऐसा जीवाणु, ऐसा रोग कौन सा है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है? ये जो आपके सामने नीट परीक्षा 2019 में हुई थी उसमें ये परीक्षा पूछा गया था कि श्वसन से संबंधित हुआ रोग कौन सा जो जीवाणु जनित है। तो उसमें आपके सामने ये सारे विकल्प थे, उसमें न्यूमोनिया भी था। तो न्यूमोनिया जो आपके सामने होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, ये 5वां रोग है। जो इसके बाद में आपके सामने छठा जो रोग इसमें आता है वो भी देखिएगा। छठा जो रोग है वो है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस यानी 2 रोग हैं एक ही साथ लिखे हुए हैं। दूसरा है एस्बेस्टोसिस। जो आपके सामने छठा रोग है वो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस है। यानी जो सर्विक या प्राणी सिलिका यानी बजरी रेत को हम सिलिका बोलते हैं, और जो मार्बल है एस्बेस्टोस। यानी सिलिका या एस्बेस्टोस की जो खाने होती हैं उनके अंदर जो प्राणी कार्य करते हैं
सिलिका रेत के द्वारा होने वाली बीमारी को हम सिलिकोसिस कहते हैं। एस्बेस्टोस नामक जो पत्थर होता है, इसकी खानों में काम करने से जो हमारे सामने रोग होता है उसे एस्बेस्टोसिस कहते हैं। तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए? बचने का सीधा सा है कि हमें ऐसी खानों में काम नहीं करना चाहिए, और अगर मान लीजिए ऐसे संक्रमण हो जाए तो हमें चिकित्सक से हमें मिलना चाहिए। तो देखिए श्वसन से संबंधित जो आपके सामने है, इन सब में से मैंने आपको बताया कि जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो आप याद रखिए निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम यहाँ पे लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। सिलिका या रेत की खान में काम करने से सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस पत्थरों की खानों में काम करने से एस्बेस्टोसिस रोग हो जाते हैं। इसके बाद में अब लास्ट जो बिंदु इसका बचा है वो है कृत्रिम श्वसन। क्या है इसमें? कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो देखिए कृत्रिम श्वसन क्या होता है? अगर किसी मनुष्य की दुर्घटना हो जाए या विद्युत प्रघात हो जाए, करंट लग जाए या पानी में डूब जाए, ऐसी हालत में मरीज को बचाने के लिए जो श्वसन काम आता है उसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? कृत्रिम श्वसन। यानी कृत्रिम श्वसन कौन सी कंडीशन में हम कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो जाए या विद्युत करंट लग जाए या पानी में डूब जाए, तो ऐसी हालत में हम रोगी को जिस श्वसन से बचाते हैं उसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं, उनमें से जो सबसे मुख्य विधि है मुख से मुख विधि सबसे उपयुक्त है। मुख से मुख विधि। अगर किसी मनुष्य की मान लीजिए दुर्घटना हो जाती है या पानी में डूब जाता है या विद्युत करंट लग जाता है और हमें ये मालूम है कि इसका हार्ट चल रहा है, धड़कनें चल रही है, तो हमें मुख से मुख विधि काम में लेनी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं? प्रथम पद में रोगी को सीधा लेटाते हैं, रोगी को सीधा लेटाते हैं। इसके बाद में दूसरे पद में हम क्या करते हैं? रोगी का जो सिर है उसकी गर्दन के नीचे हाथ लगाते हैं और दूसरा हाथ उसके सिर पर लगाते हैं। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं कि रोगी का जो मान लीजिए आपके सामने नाक है, नासिका को दबा लेते हैं, भेजते हैं, और उसके बाद में रोगी के मुख से स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो मुख से कांटेक्ट हो जाता है, यानी मुख के अंदर मुख डालता है, लेकिन यहाँ पर वायुरुद्ध वातावरण होना चाहिए। मतलब जब मुख से मुख विधि करते हैं तो वायु बाहर निकलने नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं वायुरुद्ध होना चाहिए। इसके बाद में हमें लगभग 12 से 16 बार, यानी 1 मिनट के अंदर हमें 12 से 16 बार हमें श्वसन रोगी को मुंह के द्वारा पहुंचाना चाहिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं? 5वें पद में उसके बाद में जो नाक के ऊपर हाथ होता है उस हाथ को हटा दिया जाता है, लेकिन गर्दन के नीचे हाथ जो होता है यथावत रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी हलचल या श्वसन क्रिया को हम देखते हैं। यदि हार्ट चल रहा है तो श्वसन क्रिया करने लग जाएगा। इससे हम मरने वाले प्राणी को इस श्वसन के द्वारा हम बचा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इसे मानव के श्वसन तंत्र में सभी चीजें पढ़ाई है। श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, मानव का श्वसन तंत्र की संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से हम कार्य करते हैं। फिर मैंने इसमें पढ़ाया मानव की श्वसन क्रिया विधि जटिल होती है, उसके 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग निश्वसन था, दूसरा इसमें आपके सामने उच्चवसन था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है कि श्वसन से संबंधित आयतन, जिसमें पहला था ज्वारीय आयतन, निश्वसित आरक्षित आयतन, उच्चवसित आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन। ये 4 आयतन थे। टीवी का मान मैंने 500 बताया था, और दूसरा जो आपके सामने था निश्वसित आरक्षित आयतन है, उसका मान जो आपके वैल्यू है 2300 से मैंने 3000 तक बताई थी। उसके बाद में जो आपके सामने तीसरा है ERV, तो आपके सामने उसका मान मैंने 1000 से 1100 बताया था, और जो लास्ट में RV आया था, अवशिष्ट आयतन आया था, उसका मान 1100 से 1200 ml बताया था। इसके बाद में श्वसन से संबंधित क्षमताएं आई थी, जिसमें पहली क्षमता थी IC,
उसके बाद में दूसरी क्षमता थी एसी, और उसके बाद में वीसी, और उसके बाद में टीएलसी। टीएलसी का मान मैंने 5800 मिली बताया था, और वीसी का मान जो आपके सामने मैंने बताया था 4600 ml बताया था, और उसके बाद में आईसी का मान जो आपके सामने था वो लगभग मैंने आपको बताया था कि आईसी किसके बराबर होती है, टीवी प्लस आईआरवी। तो इसका मान 500 था। आईआरवी का मान कितना था आपके सामने, उसका मान था 1100, तो इसका मान लगभग 1600 ml था, 1600 ml। दूसरा था एसी, एसी का मैंने बताया था टीवी बराबर ईआरवी, तो इसका मान 500 था, और इधर आपके सामने कितना था, इसमें 500 था, और इसमें मैंने आपको बताया था टीवी का मान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टीवी आरवी का मान कितना हो गया, आरवी का देखिए यहाँ पर 500 ml मैंने किसका बताया था, टीवी का बताया था। फिर मैंने आपको बताया था आईआरवी, जिसका मान मैंने आपको 3000 तक बताया था, तो इसका मान कितना हो गया, टीआई। तो यहाँ पर आई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, तो इसका 1600 नहीं होगा, 3500 ml हो जाएगा इसका, और नीचे जो है इसमें 1100 आ जाएगा, तो इसका मान 1600 ml हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था वीसी का मान 4600 ml था, और टीएलसी का मान था 5800 ml। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था श्वसन से संबंधित बीमारी, जिसमें दमा, अस्थमा पहला रोग था, दूसरा रोग था ब्रोंकाइटिस, तीसरा जो रोग आपके सामने था फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया जो जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, और लास्ट मैंने कृत्रिम श्वसन बताया था। ठीक है, धन्यवाद।